नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 की जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 3rd चैप्टर का एक टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कक्षा 10 में विद्युत धारा का जो चैप्टर है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो जो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो इस टॉपिक को पहले कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं और जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो पहली बार यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले हमें ओम के नियम से निकलने वाला जो फॉर्मूला है उसे समझना पड़ेगा। और ओम के नियम से जो निकलने वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है, बोलिए। V बराबर होता है I इंटू R। ये ओम के नियम से हमारे पास में विभवांतर तथा धारा के मध्य संबंध प्राप्त होता है, जहां R प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है। प्रतिरोध को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। प्रतिरोधों का संयोजन। अब इसी तरीके के 2 या 2 से अधिक हम प्रतिरोध लेंगे और उनको आपस में संयोजित करेंगे। तो संयोजन करने का जो तरीका है वो है 2 तरीके हैं, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन यहां पर हम देखने वाले हैं और इसके साथ में आप इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां पर देखेंगे जिससे आप प्रतिरोधों के संयोजन को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त कर सकें, लाइव क्लास आप अटेंड कर सकें। देखिए, रोज़ हमारी लाइव क्लास है, शाम 5 बजे से आपको प्राप्त होने वाली है। NCERT के सिलेबस में हम 3rd चैप्टर प्रारंभ कर चुके हैं, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। पहला और दूसरा जो टॉपिक है उसको आप देखने के लिए हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। देखिए, जो 3rd चैप्टर है वो है हमारे पास में विद्युत धारा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। और उसमें हम एक रिलेशन ये अच्छे से ध्यान में रखेंगे, V बराबर IR होता है और प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि प्रतिरोधों का संयोजन कितनी प्रकार का होता है। संयोजन के प्रकार। प्रतिरोधों का जो संयोजन है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा प्रकार है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन 2 तरीके के संयोजन होते हैं। प्रतिरोधों को 2 तरीके से संयोजित कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वह है सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। किस तरीके से प्रतिरोधों को हम संयोजित करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, एक के बाद एक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है और उनके सिरों पर हम विद्युत वाहक बल स्रोत कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहां पर ध्यान देंगे, हम यहां पर 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ये हमारे पास में पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है। और इन तीनों को हम एक विद्युत वाहक बल स्रोत से यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। इनको हमने एक बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया, विद्युत वाहक बल स्रोत से कनेक्ट कर दिया है। साथ में हमने यहां पर लगाई है कुंजी। ये जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर ले R2 और इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर ले R3। तो ये तीनों जो प्रतिरोध हैं वो है श्रेणी क्रम में, कि एक के बाद में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल तीसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ दें। इसी क्रम में यदि आप प्रतिरोधों को संयोजित करते जाएंगे
तो उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्लियर। अब इन तीनों को हमने एक विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ दिया। इसका मतलब है आपने विभवांतर लगा दिया, एक बैटरी लगा दी जो कि इस सिरे से इस सिरे के ऊपर एक विभवांतर उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी? विभव में अंतर क्रिएट कर देगी। तो इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभव में अंतर हो जाएगा, तो इनमें से धारा बहेगी। इनमें से क्या बहने वाली है? धारा। तो ये धारा प्राप्त कहां से होगी? इस बैटरी से प्राप्त होगी। तो ये जो बैटरी है वो धारा देगी। तो हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे, यहां से धारा आ रही है आई। कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। यहां से आते ही जो धारा है वो आई रहेगी। यहां से भी आई धारा बह रही है, इधर से भी आई धारा जाएगी, इधर से होती हुई आई धारा पूरे सर्किट में बह रही है, प्रवाहित हो रही है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर आपने वोल्टेज लगाया है V। कितना विभवांतर लगा दिया? V विद्युत वाहक बल की ये बैटरी है, विभवांतर कह सकते हैं प्रतिरोधों के सिरों पर। ये जो वोल्टेज है वो तीनों प्रतिरोधों के ऊपर इनके प्रतिरोध के हिसाब से विभाजित हो जाता है। ये जो विभवांतर है विभव पतन हो जाएगा इस पर। इसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप है। क्या कहा जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप। तो पहले प्रतिरोध के ऊपर जो विभव पतन है वो है V1, दूसरे के ऊपर जो विभव पतन है वो है V2 और तीसरे के ऊपर जो विभव पतन है वो है V3। तो ये जो वोल्टेज V लगाया ये काम में कहां आएगा? V1 तो इसके ऊपर काम में आ गया, V2 इस पर काम में आ गया और V3 इसके ऊपर काम में आ गया। जैसे मान लीजिए कि 10 वोल्ट की बैटरी है तो 2 यहां काम आ गया, 3 यहां पर काम में आ गया, 5 यहां पर आ गया। जितना आप वोल्टेज लगाओगे सारा का सारा इन प्रतिरोधों के ऊपर यूज में आ जाएगा, मतलब इनके ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं विभव पतन और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप। तो जो लगाया वो ड्रॉप हो रहा है इनके ऊपर जाकर, उसका यूज हो रहा है, पतन हो रहा है। क्लियर। तो यहां पर V1 पतन हो गया, यहां पर इसके सिरों पर V2 हो गया, इसके सिरों पर V3 हो गया। तो जो लगाया वो सारा का सारा इधर काम में आ गया। क्लियर। तो जो आपने वोल्टेज लगाया वो सारा का सारा इधर काम में आ गया। तो यहां से आप देखेंगे, मैं इसमें लैंग्वेज आप लोगों को नहीं लिखवा रहा, मैं डायरेक्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट सूत्र फॉर्मूले उसी से रिलेशन स्थापित कर रहा हूं। यदि आपको लैंग्वेज यहां पर लिखनी है, समझनी है किस तरीके से इसको लैंग्वेज लिखनी है, वो मैं बोल तो रहा ही हूं। और यदि आप रिटर्न में हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर देखिए कितने हैं, 9460239358। इन पर आप मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर है, केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और नोट्स आप इस टॉपिक के प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपने जो वोल्टेज लगाया V, वो 3 जो प्रतिरोध है उनके ऊपर ड्रॉप हो गया। तो वोल्टेज V था और ये V1, V2 और V3 तीनों के ऊपर ड्रॉप हो गया। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 आ गया हमारे पास में। क्लियर। अब देखिए हम यहां पर अध्ययन करेंगे कि इस के सिरों पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो प्रतिरोध R1 है इसके सिरों पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, R2 पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है और R3 के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसमें से आई धारा, इसमें से भी आई धारा और इसमें से भी आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर देखेंगे पहले प्रतिरोध पर, पहले प्रतिरोध पर विभव पतन, पहले प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम V1 से लिख दें। तो V बराबर ओम के नियम से क्या जानते हैं हमें, देखिए मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि ये वाला रिलेशन बहुत काम का है। V बराबर IR बार बार यूज में आएगा। तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन है V1, इसमें से बहने वाली धारा है I, इसका जो प्रतिरोध है वो है R1। तो V1 बराबर आ जाएगा IR1। V1 बराबर क्या आ जाएगा, IR1। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरे प्रतिरोध
बोर्ड पर नजर रखिए। दूसरे प्रतिरोध पर विभव पतन कितना हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे V2 से। किससे प्रदर्शित करेंगे, V2 से लिखा जाएगा। किसके सिरों पर है, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन, जो कि V2 से लिखा जा रहा है। अब V2 ओम के नियम से I इंटू R, तो इसमें से बहने वाली धारा I और प्रतिरोध कितना है R2, तो V2 बराबर क्या आ गया, I R2 आ गया। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से आप देखेंगे तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन, तीसरे प्रतिरोध पर विभव पतन कितना होगा, बोलिए। V3 बराबर कितना होगा विद्यार्थियों, सिमिलर तरीके से क्या आ जाएगा, I इंटू R3, I इंटू R3 आ जाएगा, I इंटू R3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 आ गया है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, V1 V2 V3 की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर हम तुल्य परिपथ की बात करते हैं। तुल्य परिपथ का मतलब यह है कि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर यदि हम एक प्रतिरोध लगाएं, एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम क्या लगाएं, एक प्रतिरोध का प्रयोग करें तो क्या होगा। देखिए तुल्य परिपथ कि 3 की बजाय हम क्या करें, एक ही प्रतिरोध का प्रयोग करें तो क्या होगा हमारे पास में, जैसे मान लें कि हमारे पास में जब तीनों के स्थान पर हम एक ही प्रतिरोध लगाते हैं तो वो R ओम का प्रतिरोध लगेगा। अब इस R की वैल्यू क्या होगी वो हमें यहां पर ज्ञात करनी है। इस R की वैल्यू ही हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखिए तुल्य प्रतिरोध का मान हमने लिया है R, तो इस तुल्य परिपथ के अंदर प्रयुक्त जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभव पतन, तुल्य परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभव पतन, तो तुल्य परिपथ में क्या हो जाएगा, तुल्य परिपथ में V बराबर, इसके सिरों पर विभव पतन V है, जितना वोल्टेज यहां लगा हुआ है सारा का सारा वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रतिरोध है, जितना आपने लगाया वो सारा का सारा वहां यूज में आ जाएगा। धारा कितनी बह रही है I, तो V बराबर आ गया I इंटू R। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5 हमने इसको दे दिया है। क्लियर। अब देखिए समीकरण 2, 3, 4, 5, इनमें V1 V2 V3 और V, इन सब की वैल्यू हम समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 के अंदर यदि हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, V का मान कितना है, यहां से I R, फिर V1 की वैल्यू कितनी है IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। I यहां से हम कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। दोनों तरफ से I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो R बराबर हमें मिल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आ चुका है। जब 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब उन्हें तीनों का जो तुल्य संयोजन है उसके स्थान पर हम एक कैपिटल R प्रतिरोध लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग के बराबर होती है। व्यापक रूप में हम क्या लिख सकते हैं, व्यापक रूप में इसका मतलब है कि यदि 3 की बजाय यदि n यहां पर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, n यहां पर रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो क्या होगा, उनका भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। आप उनका सीधा सीधा क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। यह है व्यापक रूप, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। क्लियर।
तो दोस्तों ये था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उनमें से जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जितना भी विभवांतर लगाते हैं वो प्रतिरोधों पर ड्रॉप हो जाता है। तो कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि सभी प्रतिरोधों में से बहने वाली जो धारा है वो समान होती है। और वो हमने क्या लेकर चले, हम यहां पर I लेकर चले। क्लियर। अब देखिए तीसरा कि विभव पतनों का जो अनुपात है वो क्या होता है। V1 अनुपात V2 समीकरण 2 और 3 से देखो, मैं आपको बता देता हूं V1 बट्टे में V2 कितना आ जाएगा। V1 की वैल्यू है IR1। उधर से देखिए समीकरण 2 और 3, V2 की वैल्यू है IR2, तो I से I कैंसिल हो गया, R1 बट्टे में R2 आ गया। इसी तरीके से V2 बट्टे में V3 कितना आएगा, V2 की वैल्यू कितनी है IR2, V3 की वैल्यू कितनी है IR3, तो I से I कैंसिल हो गया, R2 बट्टे में R3 आ गया। यदि V1 बट्टा V2 तो R1 R2 और V2 V3 तो R2 R3, तो इनका यदि हम रेशियो देखें तो वो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 के तुल्य होगा। इसका मतलब ये हो गया कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर यदि आप प्रतिरोधों के विभव पतनों का अनुपात देखें तो किस हिसाब से विभव पतन होता है, तो प्रतिरोधों के हिसाब से। प्रतिरोध ज्यादा तो उस पर विभव पतन भी ज्यादा, प्रतिरोध कम तो उस पर विभव पतन भी कम होगा। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोधों में से समान धारा बहती है, समान धारा प्रवाहित होती है, एक समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर। अब यहां पर हम इसका सेकंड पार्ट समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। दो या दो से अधिक हम प्रतिरोध लेंगे और उनको एक दूसरे के समांतर क्रम में किसी विद्युत वाहक बल से जोड़ देंगे। देखो समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे बैटरी के एक टर्मिनल से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से संयोजित कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेकर चलेंगे R1 R2 तथा R3 और उनको V वोल्ट के विद्युत वाहक बल स्रोत से कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास में 3 प्रतिरोध हैं। पहला जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है R1, दूसरा जो प्रतिरोध है उसका जो मान है वो है R2 और तीसरा जो प्रतिरोध है उसका जो मान है वो है R3। और इन तीनों प्रतिरोधों को हम यहां पर समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। ये इस तरीके से देखिए, तीनों प्रतिरोधों के प्रथम जो टर्मिनल हैं वो बैटरी के एक टर्मिनल से या एक जगह पर एक बिंदु पर संयोजित कर देंगे और दूसरे जो टर्मिनल है दूसरे बिंदु पर संयोजित कर दिए जाएंगे। अब ये हमारे पास में एक विद्युत वाहक बल स्रोत है या बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल V है, यहां पर ये कुंजी है। अब देखिए दोस्तों, इस सर्किट के अंदर आप लोगों को चीजें यहां पर भी समझनी है कि ये जो बैटरी है इसका जो विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर ये क्रिएट करती है वो है V। तो ये जो V है विभवांतर वो इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न होगा। मतलब इसके सिर, इस बिंदु और इस बिंदु के सिरों पर विभव पतन होगा V। कितना विभव पतन होगा, V के इक्वल होगा। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर भी विभव पतन V, इस प्रतिरोध के सिरों पर भी विभव पतन V, इस प्रतिरोध के सिरों पर भी विभव पतन V। तो तीनों प्रतिरोधों पर विभव पतन समान होगा। क्लियर। अब देखिए, इस बैटरी के द्वारा धारा दी जाएगी। ये एक स्रोत है और स्रोत के द्वारा विद्युत धारा
दी जाएगी। मतलब इसके सिरों पर ये विद्युत वाहक बल क्रिएट करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। विभवांतर जब उत्पन्न होगा तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होगी। अब यहां से जाने वाली जो धारा है वो हम कंसीडर कर लें आई है। कितनी धारा जा रही है? आई। यहां पर जाते ही उस धारा है उसके पास में 3 ऑप्शन है, वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि इसमें से जा रही है I1, इसमें से जा रही है I2 और इसमें से धारा जा रही है I3। तो 3 भागों में डिवाइड हो गई। ये यहां से I1 आएगी, यहां से I2 आएगी, यहां से I3 आएगी और तीनों धाराएं आपस में मिलकर पुनः यहां पर क्या बना लेगी? I। तो यहां से I जाएगी यहां तक, फिर I1, I2, I3 3 टुकड़ों में डिवाइड होगी, फिर से I में I मिलकर प्रवाहित होगी। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि बैटरी द्वारा दी जाने वाली जो धारा है वो प्रतिरोधों के हिसाब से, प्रतिरोधों के अनुपात से 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 3, I1, I2, I3। तो जो कुल धारा I है वो 3 भागों में डिवाइड हो गई। जो धारा I है वो I1, I2 और I3 तीनों की योग के बराबर होती है। तो I किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 हमने यहां पर दे दिया है। हम यहां पर देख लेते हैं अब एक एक करके कि पहले प्रतिरोध में से कितनी धारा बहती है, दूसरे में से कितनी और तीसरे प्रतिरोध में से कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो पहले प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, ओम का नियम याद कीजिए। I बराबर हम लिख सकते हैं V बट्टे में R। ये जो फॉर्मूला है वो कहां से निकला है? ओम के नियम से निकला है। तो I बराबर V बट्टे में R, तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तो इसके बराबर ही होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो I1 बराबर क्या आएगा? I1 बराबर V बट्टे में R1। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 यहां पर आ चुका, यह आ गया समीकरण 2। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2 बराबर V बट्टे में R2 और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए इसमें से धारा कितनी जा रही है? I2। तो फॉर्मूला क्या है? I2 बराबर V बट्टे में R। तो V इसके सिरों पर विभवांतर V के बराबर ही होगा और प्रतिरोध कितना है? R2। तो V बट्टे में R2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई? I2 बराबर V बट्टे में R2। इक्वेशन नंबर 3 आ गई है ये। फिर देखिए तीसरे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, और तीसरे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है I3 बराबर V बट्टे में R3 और इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 हमने दे दिया। तो R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों में से बहने वाली धाराएं I1, I2, I3 हमें मिल चुकी है। अब इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर यदि हम एक ही प्रतिरोध का प्रयोग करें तो उस प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए तुल्य परिपथ का हम निर्माण करेंगे। यहां पर इस तरीके से हम यहां पर निर्माण कर रहे हैं। 3 की बजाय एक ही प्रतिरोध यहां पर यदि प्रयुक्त करें, 3 की बजाय हम एक ही प्रतिरोध का प्रयोग करें तो देखिए यहां से इसके सिरों पर विभव पतन भी V होगा, इसमें से बहने वाली धारा I होगी। तो देखिए धारा की वैल्यू यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे कि तुल्य परिपथ से प्रवाहित धारा जो कि I बराबर इसके सिरों पर विभवांतर V, प्रतिरोध का मान है R, तो I बराबर V बट्टे में R आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? तुल्य परिपथ में से बहने वाली धारा I आ चुकी है, प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धाराएं I1, I2, I3 आ चुकी है और इन सभी की वैल्यू हम समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो समीकरण 2, 3, 4, 5 को समीकरण 1 के अंदर पुट करने पर
समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? देखिए I की वैल्यू कितनी है? V/R। I1 की वैल्यू कितनी है? I1 का मान रखेंगे समीकरण 2 से V/R1, V/R2, V/R3 और तीनों में से हम V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और यहाँ से आप देखिए V दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो 1/R बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों ये आ चुका है हमारे पास में फॉर्मूला, सूत्र। जब हम 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/R अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। तो अलग अलग प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, उनके व्युत्क्रम हो गए 1/R1, 1/R2, 1/R3, इनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब यदि समांतर क्रम संयोजन के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों की यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है कि बैटरी द्वारा दी जाने वाली धारा अलग अलग प्रतिरोधों पर ड्रॉप हो जाती है और कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधों में से बहने वाली धाराओं की योग के बराबर होती है। क्लियर? एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी प्रतिरोधों पर विभव पतन सेम होता है। पहले प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप, दूसरे प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप और तीसरे प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। वोल्टेज ड्रॉप कह दीजिए, विभव पतन कह दीजिए, एक ही बात है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन धाराओं का जो अनुपात होता है I1 अनुपात I2 अनुपात I3 वो कितना होगा आप यहां से देखकर ही बता सकते हैं। समीकरण 2, 3, 4 से इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा। 1/R1 अनुपात 1/R2। फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1/R2 अनुपात 1/R3। तो यह आ चुका है I1 अनुपात I2 अनुपात I3 और इनकी वैल्यू आ चुकी है 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। देखिए दोस्तों जब हम विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति पढ़ लेंगे तब श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, समांतर क्रम संयोजन से महत्वपूर्ण बातें और भी निकलती है, बट अभी हमने वो पढ़ा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर उनका उल्लेख भी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और यदि वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गए तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, दिमाग में फिट हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं अब आप लोगों के सामने रख देता हूँ। समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए दोस्तों जैसे हमारे पास में ये कोई एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस है, जैसे ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना है। पहला प्रश्न तो क्या है कि तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध पूछा है। और प्रत्येक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन क्या है। सरल सा क्वेश्चन लिया है हमने, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ये पूछा है हमें। क्वेश्चन समझ में आ गए कि एक सर्किट हमें दे रखा है जिसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं R1, R2, R3 और तुल्य प्रतिरोध पूछ लिया और प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन कितना है।
हमारे कोई ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परिपथ से बहने वाली धारा क्या है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा क्या है। क्लियर। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में हमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इनका मैं नामकरण कर देता हूं। ये जैसे R1 है, ये R2 है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3। देखिए कई बार आपको ऐसा लग सकता है, देखिए ये कौन से क्रम में है, बोलिए। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। R1 और R2 कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक के बाद एक लगे हुए हैं। क्लियर। और ये ऐसे घूमकर ऐसे, ये दोनों समांतर क्रम में नजर आते हैं। ये R2 और R3 कौन से क्रम में नजर आते हैं, समांतर क्रम में। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है, ये दिखने में समांतर क्रम जैसा दिख रहा है बट ये समांतर क्रम में नहीं है। तो फिर कैसे, कौन से क्रम में है। देखो, इसका पहला सिरा बैटरी से, दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, फिर इसका दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, और तीसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो तीनों प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में हैं। तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। तो हम श्रेणी क्रम, पहले आप लोगों को केवल इतना ही है, ये समझना है कि प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इतना समझ में आ गया तो फिर आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा ही देंगे, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सभी लगा सकते हैं। बाद में तो जोड़ बाकी रह जाती है, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आते ही है। क्लियर। देखो तो यदि तीनों श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम R से लिख दें, किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है विद्यार्थियों, बोलो, 1 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। और R3 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। चलिए मैं इसको अपनी सुविधा के हिसाब से इसको 3 ओम ले लेता हूं। देखो 3 ओम क्यों लिया, क्योंकि हमें जोड़ बाकी ज्यादा ना करनी पड़े। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया, 6 ओम आ गया। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया विद्यार्थियों, 6 ओम आ चुका है। ठीक है। अब प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन से पहले परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, यदि हम 3 प्रतिरोध न लगाकर एक ही लगाएं तो उस प्रतिरोध का मान होता है 6 ओम। यहां पर बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, तो यहां से धारा कितनी बहेगी, तुल्य धारा। तो तुल्य धारा I बराबर होता है V बट्टे में R, और कुल विभवांतर तो कितना है, 6। कुल प्रतिरोध कितना है, 6। तो I बराबर आएगा 1 एम्पियर। I बराबर कितना आएगा, 1 एम्पियर इसका सॉल्यूशन होगा। धारा कितनी बहेगी, 1 एम्पियर। अब इस बी पार्ट का जो हमने प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन पूछा है, इसको देखिए। पहले प्रतिरोध पर विभव पतन, पहले प्रतिरोध पर विभव पतन, देखिए आसान एग्जाम्पल है, इसकी बेसिक आप लोग समझ पाएंगे। तो जो हार्ड एग्जाम्पल होंगे या बड़े जो एग्जाम्पल होंगे उन्हें भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले प्रतिरोध पर विभव पतन कितना होगा, विभव पतन बेसिक यही है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि सभी प्रतिरोधों में से बहने वाली धारा क्या रहती है, सेम। तो V1 बराबर क्या आ गया, IR1। I की वैल्यू हमने निकाली 1, और इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 गुणा 1 क्या आ गया, 1 वोल्ट। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन आ गया 1 वोल्ट। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरे प्रतिरोध पर विभव पतन, दूसरे प्रतिरोध पर विभव पतन, उससे हम लिख रहे हैं V2 से, और V2 बराबर क्या आएगा, IR2। धारा तो सब में सेम रहती है, V बराबर IR, तो दूसरे प्रतिरोध के लिए तो IR2। तो I की वैल्यू है 1, ये निकाल ली हमने, ये रही। I की वैल्यू कितनी है, 1। R2 का मान कितना, 2। तो 1 गुणा में 2 बराबर आ गया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आ गया। फिर आप देखिए तीसरे प्रतिरोध पर, तीसरे प्रतिरोध पर विभव पतन, विभव पतन
तो तीसरे प्रतिरोध पर विभव पतन V3 बराबर क्या आ गया, IR3 बराबर I की वैल्यू कितनी, 1 एम्पियर, R3 की वैल्यू कितनी है, ये रही 3 ओम, तो 1 × 3 बराबर 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट। तो पहले प्रतिरोध पर 1 वोल्ट, दूसरे पर 2 वोल्ट और तीसरे पर 3 वोल्ट। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो कुल विभव होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, तो 6 वोल्ट हो गया। हमारी बैटरी का विद्युत वाहक बल भी 6 वोल्ट और कुल विभव पतन भी 6 वोल्ट। तो ये हमने एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिया है। यदि ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित था, अच्छा एग्जाम्पल था, आसान था, अच्छा था। दूसरा देखिए, सेकंड एग्जाम्पल, ये हमारे पास में है, जैसे कोई बिंदु A, यहां पर कोई रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से और संयोजित है, ये मैंने 4 रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं यहां पर, ये ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरीके से कनेक्ट हैं। चलिए एक और जोड़ लेते हैं, ये आ गया हमारे पास में बिंदु B। कौन से क्रम में है विद्यार्थियों? दूसरे एग्जाम्पल में जो रेजिस्टेंस है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? बोलिए बोलिए, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, या दोनों ही क्रम नहीं है? देखिए, दिखने में ऐसे लगते हैं कि ये सारे के सारे समांतर क्रम में है। दिखने में कैसे नजर आ रहे हैं? समांतर क्रम में नजर आते हैं, बट ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में कनेक्ट हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे? देखिए, पहले प्रतिरोध से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यदि इसको खींचकर, ये तार ही तो है, ये तो मोड़ दिया, तार मोड़ने से क्या हुआ? समांतर क्रम में थोड़ी हो गया। इसको खींचकर यदि हम लंबा कर दें तो सारे के सारे ये प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। यदि इनको खींचकर लंबा कर दें, ए बिंदु यहां पर और बी बिंदु को यहां पर ले जाए, खींचकर लंबा कर दें, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे नजर आएंगे आप लोगों को, ऐसे। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 6 ओम का है। तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस, सारे के सारे श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका सीधा जोड़ हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका जोड़ कर देंगे, और इनका जब जोड़ करोगे तो कितना आएगा? ये ऐसे जोड़ करना है। बोलिए क्या आ जाएगा जोड़? 1 2 3 6 10 15 21 ओम। तो इसका जो आंसर होगा, तुल्य प्रतिरोध ए और बी के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 21 ओम होगा। तो ये एक आसान सा और एग्जाम्पल है जो कि प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित है। एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने और रख देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे हमारे पास में 5 रेजिस्टेंस हैं और उनमें से 4 रेजिस्टेंस किसी समांतर चतुर्भुज के भुजाओं पर लगे हुए हैं और एक विकीर्ण पर एक लगा हुआ है। जैसे डायग्राम में आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं, 5वां रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है। यहां पर एक विद्युत वाहक बल स्रोत है और इधर एक बैटरी जुड़ी हुई है। चाहे तो यहां पर धारा नियंत्रक जोड़ दें या सीधा ही इसको हम कनेक्ट कर दें। ये जैसे बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये हमारे पास में V बराबर 120 वोल्ट है। अब जैसे क्वेश्चन
हमारे पास में ये है। क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से पूछा जाए कि इस बिंदु ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, इस सर्किट में से कुल कितनी धारा बहती है, प्रत्येक प्रतिरोध में से कितनी धारा बहती है, प्रत्येक प्रतिरोध में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये यदि हमें पूछा जाए तो क्या होगा। देखिए इसमें जो मेन जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, जैसे अभी हमने प्रतिरोधों की वैल्यू यहां पर नहीं लिखी है। प्रतिरोधों की वैल्यू मैं इस तरीके से लिखूंगा कि ये एक इस ट्रिक से सोल्व हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास में है 5 ओम, ये हमारे पास में है 10 ओम, ये 10 ओम और ये है 20 ओम, और ये जैसे हमारे पास में हो गया 50 ओम। देखने में इस सर्किट के अंदर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर 5 जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनको आप गौर करके देखिए कि इनमें से कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। ये पहचानिए आप। यदि ये पहचान लेंगे तो देखिए कोई से भी ऐसे नजर नहीं आ रहे कि भाई ये यहां से ये सीधा यहां से यदि ये जुड़ा होता, ये नहीं होता तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते। यदि ये नहीं जुड़ा होता तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते। बट यहां पर बीच में ये जो वायर है उस पर एक 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो इन दोनों को श्रेणी क्रम में नहीं होने देता और इन दोनों को इसको समांतर क्रम में भी नहीं होने दे रहा। देखो कई बार हमारे मन में आती है कि भाई ये और ये तो श्रेणी क्रम में ही है, पर नहीं है, क्योंकि ये बीच में एक इसमें ये टांग अड़ा रहा है। तो ये ऐसे बीच में इसमें वायर इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सीधा जुड़ना चाहिए। तो बीच में ये वायर और जुड़ गया ना, इस वजह से ये श्रेणी क्रम में नहीं है। तो चलो दिमाग में ऐसा भी आता है कि ये और ये समांतर क्रम में होने चाहिए, बट ये समांतर क्रम में भी नहीं है क्योंकि इसके एक सिरे तो एक बिंदु से जुड़ गए। यदि ये वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल एक जगह जुड़ते तो ये समांतर क्रम में हो जाता, बट यहां पर भी एक बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा है, समांतर क्रम में भी नहीं है। अब दोस्तों हम इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, और उस व्हीटस्टोन सेतु की बनावट इसी तरीके से होगी। और जब वो व्हीटस्टोन सेतु बेटर समझ में आ जाएगा तो ये हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए व्हीटस्टोन सेतु के अंदर यहाँ पर लगा प्रतिरोध R1, यहाँ पर लगा प्रतिरोध R2, या यहाँ पर लगा प्रतिरोध R3, यहाँ वाला R2, और ये है R4, R1 R2 R3 R4, या R1 R2 R3 R4 ऐसे भी ले सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो देखिए यदि ऐसा होता है तो, और जैसे ये मान लीजिए कि ये R5 है, तो R1 अनुपात R2 बराबर यदि R3 अनुपात R4 होता है तो यहां पर R5 कार्य नहीं करता है। फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि कार्य क्यों नहीं करता, क्योंकि इस बिंदु और इस बिंदु का जो विभव है वो समान होता है। इसमें से धारा प्रवाहित ही नहीं होती। जब धारा ही प्रवाहित नहीं होती तो ये काम ही नहीं कर रहा, ये यूज में ही नहीं आ रहा, और यूज में नहीं आ रहा तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं। देखो यहां पर आप देखो R1 बट्टा R2 कितना है, 5 बट्टा 10, और यहां पर देखो R1 बट्टा R2 तो 5 बट्टा 10 बराबर है 10 बट्टा 20, तो ये तो बराबर है, ये कंडीशन इक्वल है, सेटिस्फाई हो रही है। तो R5 यहां पर काम नहीं करेगा, और R5 यदि यहां पर काम नहीं करता तो इसको आप हटा दीजिए, काम ही नहीं कर रहा तो बस इतना ही सर्किट बचेगा। ठीक है, R5 काम नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था? यदि ऐसी कंडीशन होती है तो R5 यहां पर काम नहीं करता। अब यही बचता है सर्किट, अब ये सर्किट बचता है, तो अब इसमें एक जो रेजिस्टेंस है वो कौन से क्रम में है? देखो अब भी आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। R1 और R3 और R2 और R4 क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहां से R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, उनका तुल्य प्रतिरोध लिख रहा हूं R'। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में इनका क्या हो जाएगा? योग, श्रेणी क्रम में योग। तो R1 प्लस R3, तो 5 प्लस 10 15 ओम। क्लियर? अब R2 और R4, तो R डबल डैश बराबर
R2 प्लस R4, तो ये आ गया 10 प्लस 20, ये आ गया 30 ओम। अब इन दोनों के स्थान पर देखिए, इस डायग्राम में ध्यान देंगे, इस और इस रेजिस्टेंस के स्थान पर आ जाएगा R डैश, इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा R डबल डैश। देखो ये इस तरीके से है, ये यहां पर है R डैश, ये R डबल डैश, ये इस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई है। अब देखो तो V वोल्ट की बैटरी है, कुंजी है, R डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 15 ओम। इन दोनों के स्थान पर हमने ये 15 ओम का लगा दिया, इन दोनों के स्थान पर कितने ओम का लगा दिया, 30 ओम का लगा दिया। R डैश और R डबल डैश आ गए, R डैश और R डबल डैश आ चुके हैं। क्लियर। अब ये दोनों जो R डैश और R डबल डैश है, वो दोनों आप इस डायग्राम में देखिए कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यदि हम मान लें इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो 1/में R डैश प्लस 1/में R डबल डैश इसके बराबर होगा। 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी, 15, R डबल डैश की वैल्यू कितनी, 30। तो यहां से इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 30 आ गया। 15 का भाग लगाइए, 2 प्लस 1, 3/में 30, 1/में 10, और R बराबर हमारे पास में आ गया है 10 ओम। तो इन दोनों के स्थान पर भी यदि आप एक रेजिस्टेंस का प्रयोग करें, एक रेजिस्टेंस का प्रयोग करें, तो ये 10 ओम का आएगा। कितने ओम का आएगा, 10 ओम का आएगा। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 120 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितने वोल्टेज की बैटरी लगी है, 120 वोल्ट की। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो धारा बराबर क्या आता है, V/में R। V का मान 120, R का मान हमने निकाला, तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला, 10। तो I बराबर आ गया 12 एम्पियर। I बराबर कितना आ गया, 12 एम्पियर। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो धारा जा रही है वो जा रही है 12 एम्पियर। कितनी धारा जा रही है, 12 एम्पियर। अब इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी, देखिए जो डायग्राम है मैं अब यहां से इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं हम। प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूं, कितनी होगी। देखिए यहां से 12 एम्पियर जा रही है, यहां पर जाते ही इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, जबकि इसके सिरों पर जो विभव होगा वो सेम होगा। विभव सेम होगा, धाराएं भिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भिन्न भिन्न है। यदि ये रेजिस्टेंस भी सेम होते तो धाराएं भी सेम होती। जैसे ये 15 ओम, ये 15 ओम होता, तो यहां से जो 12 एम्पियर जा रही है वो 6 एम्पियर हो जाती, आधी आधी हो जाती। यदि रेजिस्टेंस सेम होते तो, रेजिस्टेंस सेम होते तो धाराएं भी आधी आधी हो जाती। हमारे को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, बट यहां पर हमें पता नहीं है। फिर भी मैं आपको मेथड से बता देता हूं। यहां से बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है, वोल्टेज बट्टे में प्रतिरोध। तो यहां से बहने वाली धारा को मैं I1 कह दूं, तो I1 बराबर V/में R1, R डैश, यहां पर क्या लगा है, R डैश। तो V कितना है इसके सिरों पर, 120, तो 120/में R डैश मतलब 15 बराबर 8 एम्पियर आ गया। इसमें से कितने एम्पियर, 8 एम्पियर। तो इसमें से कितनी जाएगी, 4। देखो अभी कैसे आता है, 4। I2 बराबर V/में R डबल डैश, 120/में 30 बराबर 4 एम्पियर। तो इसमें से 8 एम्पियर, इसमें से 4 एम्पियर, कुल धारा कितनी होगी, I1 प्लस में I2 बराबर 8 + 4 बराबर 12 एम्पियर। क्लियर। तो 12 एम्पियर की विद्युत धारा कुल प्रवाहित हो रही है, एक में से 8 एम्पियर, एक में से 4 एम्पियर। तो दोस्तों ये था एक अन्य एग्जाम्पल जिसके जरिए आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को अच्छे से समझा। कुछ और हम एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक के एग्जाम्पल्स हैं उनको हम आप लोगों को अलग से जो वीडियोज हम बना रहे हैं क्वेश्चन आंसर के, उनमें आप लोगों को समझाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।